असली दिक्कत यहां पर ये नहीं है कि हम बांट नहीं पा रहे, असली दिक्कत है कि हमने जिद ठान ली है कि हम दो में बांट देंगे सब चीजों को। और ये दिक्कत जहां भी आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिलोसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है दो हिस्सों में हर चीज को बांट देने की जिद हमारे अंदर बैठी हुई है। जबकि सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं। दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल दो खांचों में सबको सेट कर सकते हैं। ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है, या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला, गेहुआ, करते 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 फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका रंग काफी काला हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर दो वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, जो इंग्लैंड में रह के काफी लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते जी समझ में आ गई थी, 1870s में समझ में आ गई थी। मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870s की शुरुआत में यह बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि दो ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया है। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं, गरीब हैं। और डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा? चल नहीं पाएगा। ये पूरा थीसिस है। लॉकवुड और गोल्डथॉर्प नाम के दो लोगों ने इस पर काम किया बहुत विस्तार में इंग्लैंड में। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब तीन क्लासेस हो गई। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूं। वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आप बोलते हैं कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना कर रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में, एक मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना हो। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है, आप बोलेंगे उच्च वर्ग में है। यही तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में दो तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं। पहिए चार ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिखर गया है, नहीं चल पा रहा, तीन में भी नहीं चल पा रहा। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। और बोले कि अब समय आ गया कि हम तीन क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार दो शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुने ना आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी दो वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए। ऐसी अमीरों में भी दो वर्ग हैं। अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या इलॉन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है 200 बिलियन का, तो है ना। $100 करोड़, वो 200, यानी कि $20,000 करोड़
उसको 100 से गुना कर लीजिए रुपए करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति है, एक तो वो अमीर है, एक छोटा मोटा मोहल्ले का अमीर है जिसके पास अपना एक घर है, एक दो गाड़ियां हैं, एक दो स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी है उसने घर के बाहर, गुंडा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं 2-4, और दबंग होकर चलता है, चलते पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं साथ साथ, और सारे 20 लोग एक साथ उतरते हैं गाड़ी से। अमीर तो वो भी है, पर वो मुकाबला इलोन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा। तो अमीरों में भी कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ये काम छोड़ ही दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, यानी कि 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यूम में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊं तो बात शायद ज्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है, ठीक। अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचार को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, इनमें से कौन ज्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा और ज्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि MNS लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठियों को मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं MIM, ऑल इंडिया AIMIM पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए, ठीक। तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पर खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टी इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूं। अब बताइए कि
एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ बीएसपी है। बीएसपी का लेफ्ट अमीरी गरीबी पे कम है, उस जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन है। तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी में किसको ज्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए बट गया, समाज बट गया, नहीं समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल बीएसपी ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी को, आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो बीएसपी से किस तरफ? आसपास। ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहां रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सबका नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें आप? बीएसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहां पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहां से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहां से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कंफ्यूजन था कई लोगों को, पर अंत में तय हुआ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई। और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन। अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म कहेगा। तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है,
तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे, मतलब वैचारिक समर्थन भी शायद, बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे। पार्टी एक ही थी सीपीआई, और 1960, 62, 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। मजे की बात, भारत का पीएम कौन? नेहरू जी, वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो थे और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी। और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के आप क्या समझ पा रहे? सीपीएम इधर आएगी, किधर आएगी? इधर आएगी, है ना? तो सीपीएम ज्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब इस सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें वो गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन बेकार की बात है, तो सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा है क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पक्का मार्क्सवादी है उसको लिबरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में बहुत रुचि होती भी नहीं है। अब सोचिए, सरकार है सीपीएम की, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी नई नई पीएम बनी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है लेकिन बनी हुई है, और उनको समर्थन भी पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए इस समय। और ठीक उसी समय नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा गया, और ये नक्सलवाद कौन कर रहे हैं? चारू मजूमदार, कानू सान्याल और उनके साथी। अब इंदिरा गांधी कह रही कि देखो भाई, तुम्हारी ही पार्टी के लोग हैं, इनको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो 356 लगा दूंगी। 356 क्या होता है? अब तक 56 नहीं, इसका मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य की सरकार को भंग कर देना। कितना रोचक अतीत है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया, समाप्त किया। तो जब क्रश किया तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, हम सच्चे मार्क्सवादी हैं, हम नई पार्टी बनाएंगे। और तब जो पार्टी बनी उसका नाम है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी बनी। और इनका मानना था कि सीधे सीधे काम करेंगे। बाद में इसके भी टुकड़े हो गए, आजकल CPI-ML, L चलती है एक पार्टी, L का मतलब लिबरेशन होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाने से लेफ्ट कह देना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी लेफ्ट का इंटेंसिटी कितनी है ये देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए कि जो रशियन या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यदि इसमें जोड़ना हो, जैसे हमने यहां पर हिटलर को जोड़ दिया, हिटलर या मुसोलिनी इस मामले में चरम लोग हैं। अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ना हो, जिन्होंने शुद्ध रूप से हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से सत्ता हासिल की, या आपको कंबोडिया का अगर उदाहरण ध्यान हो, पोल पोट का एग्जाम्पल कभी सुना हो आप लोगों ने, उसको देखना हो, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी को ध्यान रखना हो, ये सब लोग वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकारें हैं। इन सरकारों को आप सेंटर से लेकर यहां तक कहीं रखना चाहेंगे या और उधर रखेंगे? और उधर रखेंगे। तो यहां कोने में हम यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन का जो दृष्टिकोण है उसको रख लें। पोल पोट जिन्होंने कहते हैं कि कंबोडिया में करीब 20 लाख लोगों की हत्या की मार्क्सवादी क्रांति के दौरान अपनी, उनको रख लें, ये सब आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस निष्कर्ष को गौर से देख पा रहे हो, चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं। यूएसएसआर में स्टालिन नाम के आदमी ने, जो लेनिन के बाद सत्ताधीश बना, 40 लाख हत्याएं की, 40 लाख। पोल पोट छोटे से देश में था, 20 लाख हत्याएं की। किम जोंग उन करता ही रहता बीच बीच में। पता लगा कि एक मीटिंग में एक आदमी को उबासी आ गई, जमाई आ गई। आप लोग 3-4 जमाई ले चुके हैं इस क्लास में।
ये तो मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किम जोंग उन होता ना तो उसने उनमें से एक को पता है क्या किया, तोप के सामने बांध के तोप चलवा दी, पूरा छेद गड्ढा हो गया उसकी बॉडी में। गुड्डी आना जरा, गुड्डी को पता नहीं, आ रही हूँ पापा, खुश होकर बोली आ रही हूँ पापा। जैसे दरवाजा खोला देखा 4 मनहूस बैठे एक साथ। अब वहां तक आते आते वो समझ चुकी है कि क्या होने वाला है, पर अब वो आ नहीं रही है। अब वो काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रही है दिमाग में कि ये क्या बोलेंगे तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बचना है इस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु को कैसे बचना है, ये सोचते हुए आ रही है। अब इतनी तैयार है ये कि whatever the amount of your intensity is about persuading, you won't be able to succeed because she is already loaded with the counter arguments. इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी को अप्रोच करना हो उसको पता ना चले, बाई चांस वहां मिल जाना है जहां वो मिलेगा, है ना। ये नहीं कि पता लगे प्लानिंग है, बाई चांस। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है, चिपकू किसी को पसंद नहीं आता है। और प्लानिंग कर करके रोज पीछे घर तक छोड़ के आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह घर से लेके आ रहे हैं साथ साथ। इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। इससे मैक्सिमम चौकीदार की नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। क्योंकि आती है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते और छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जब जब मैंने पूछा है मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। ये है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज़्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज़ प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो हम रिश्ता छोड़ते हैं कि हर किसी से संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे है, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफ़र ना करें, परिवार सफ़र ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये प्रियजनों, जिंदगी केवल यही है, केवल अभी है, न तो कल, न ही आने वाला कल। कल चला गया, आने वाला कल अभी आया ही नहीं। पर मानव का मन हमेशा एक पागल कुत्ते की तरह भागता रहता है,
या तो अतीत में या भविष्य में। और इस भाग दौड़ में तुम जीवन के असली दरवाजे को चूक जाते हो। अतीत कुछ और नहीं, बस मेमोरी है, मृत, समाप्त, एक कब्रिस्तान जो बीत चुका। फिर भी तुम उसे अपने कंधों पर भारी पत्थर की तरह ढोते हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं जानते। पुराने जख्मों को बार बार कुरेदते हो, पुरानी कहानियों को बार बार दोहराते हो, और इस तरह तुम अपनी एनर्जी व्यर्थ कर देते हो। भविष्य भी कुछ और नहीं, बस इमेजिनेशन है, इच्छाओं और डर की प्रोजेक्शन। तुम हजारों प्लान्स बनाते हो, पर कल कभी आता ही नहीं। हमेशा आज है, हमेशा अभी है। भविष्य केवल एक शैडो है और तुम उसी छाया से कांपते रहते हो। यही कांपना एंजाइटी पैदा करता है। समझो, डर अतीत से आता है और चिंता भविष्य से। वर्तमान क्षण में न कोई डर है न चिंता। वर्तमान सीधा सादा है, मौन है, इनोसेंट है। यह सिर्फ होना है। अगर तुम इस क्षण में जी सको तो सारी चिंताएं सुबह की धूप में धुंध की तरह मिट जाती हैं। लेकिन मन विरोध करता है। मन सदियों से ट्रेंड है समय में जीने के लिए। मन कुछ और नहीं, बस समय है। वह बिना अतीत और भविष्य के जी ही नहीं सकता। अगर तुम वर्तमान में जी लो तो मन मर जाता है। इसी कारण वह तुम्हें बार बार पीछे या आगे खींचता है। मैं तुमसे कहता हूं, मन को छोड़ दो। इस कांस्टेंट भटकाव को गिरा दो। रिलैक्स करो इस क्षण में। कैसे? मत पूछो, बस रिलैक्स करो। चुपचाप बैठो, सांस लो, इधर उधर देखो, पेड़ों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, हवा को सुनो। अचानक तुम मिरेकल देखोगे। मिरेकल ये है कि तुम अभी जीवित हो, न कल न आने वाला कल, बल्कि अभी। और इस अभी में पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जीवित है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ओशो, हम भविष्य की चिंता कैसे छोड़ें? अतीत के डर से मुक्त कैसे हों? मैं कहता हूं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस देखो कि अतीत अब यहां नहीं है, वह खत्म हो चुका है। चाहे तुम चाहो वापस नहीं जा सकते। भविष्य अभी हुआ ही नहीं, चाहे तुम चाहो उसमें कूद नहीं सकते। जो असली है वह केवल यह सेकंड है। इसे जियो, इसका स्वाद लो, इसका उत्सव मनाओ, और उस उत्सव में सारा डर मिट जाता है। मेरे प्रिय कोट्स में से एक है, असल सवाल यह नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। असल सवाल यह है कि मौत से पहले तुम जीवित हो या नहीं। सोचो, तुम जैविक रूप से जरूर जीवित हो, लेकिन क्या सचेत रूप से जीवित हो? क्या तुम वर्तमान क्षण का रस पी रहे हो, या तुम मेमोरी और इमेजिनेशन के भूतों में खोए हुए हो? प्रियजनों, एक कहानी सुनो। एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह डर से कांप रहा था। उसने कहा, मैं हमेशा डरा रहता हूं। मेरा अतीत गलतियों से भरा है, मेरा भविष्य अंधकारमय है। मैं सो नहीं पाता, आराम नहीं कर पाता। बुद्ध ने करुणा से उसे देखा और पूछा, तेरा अतीत अभी कहां है? आदमी ने कहा, वह चला गया। बुद्ध ने पूछा, तेरा भविष्य अभी कहां है? आदमी ने कहा, वह आया ही नहीं। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तू इन दोनों का बोझ क्यों ढो रहा है? इन्हें छोड़ दे, यहीं खड़ा हो जा, इस क्षण में देख, कोई डर नहीं। और उसी क्षण आदमी समझ गया। वह मौन हो गया, उसका चेहरा ढीला पड़ा। पहली बार उसने वर्तमान का स्वाद लिया। वह कहानी सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम में से हर एक अनावश्यक बोझ ढो रहा है। अतीत एक बंद दरवाजा है, भविष्य एक ऐसा दरवाजा है जो अभी खुला ही नहीं। तो क्यों तुम इन बंद दरवाजों के आगे खड़े होकर रोते हो, डरते हो? जो दरवाजा खुला है वह यह क्षण है, उसमें प्रवेश करो। जब मैं बच्चा था, मैं नदी पर जाता था, घंटों बैठा रहता, बस बहाव को देखता। नदी कभी कल का पानी नहीं बहाती, कभी आने वाले कल की बारिश का इंतजार नहीं करती। वह अभी बहती है, यहीं बहती है। उस नदी ने मुझे
सबसे बड़ी मेडिटेशन सिखाई। नदी जैसे बनो, क्षण के साथ बहो। लेकिन तुम्हें उल्टा सिखाया गया। तुम्हें सिखाया गया हमेशा तैयारी करो। माता पिता कहते हैं आज मेहनत करो ताकि कल अच्छा फ्यूचर बने। शिक्षक कहते हैं अभी अपनी खुशी का बलिदान करो ताकि बाद में सफल हो सको। नेता कहते हैं आज सहो, कल सुनहरा भविष्य आएगा। और इस तरह इंसान हमेशा पोस्टपोन करता रहता है। खुशी पोस्टपोन आ रही है, प्रेम पोस्टपोन, जीवन पोस्टपोन, लेकिन कल आता ही नहीं। तुम जीने से पहले मर जाते हो। यही त्रासदी है। मैं तुमसे कहता हूं अभी जियो, अभी नाचो, अभी प्रेम करो, अभी गाओ, अभी मेडिटेट करो। कल अपनी देखभाल खुद करेगा। और जब कल आएगा वह आज बनकर आएगा। तब फिर तुम्हें अभी में जीना होगा। यह श्रृंखला जारी रहती है। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। किसी ने मुझसे पूछा ओशो मेडिटेशन क्या है सिंपल शब्दों में। मैंने कहा मेडिटेशन बस यही है, हिरना होना। अगर तुम वर्तमान में रह सको बिना भटकाव, बिना डिस्ट्रैक्शन, वही मेडिटेशन है। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब प्रेम करो तो सिर्फ प्रेम करो, जब बैठो तो सिर्फ बैठो। पूरी कला यही है, इस क्षण में टोटल होना। अपना ध्यान मत बांटो, मत खाओ और बिजनेस के बारे में सोचो, मत चलो और चिंता करो, मत प्रेम करो और पुराने प्रेमियों को याद करो। टोटल बनो। वही टोटैलिटी प्रेजेंस है और वही प्रेजेंस ईश्वर का द्वार है। प्रियजनों, मेरी एक और बात याद रखो, बी, डोंट ट्राई टू बीकम। जैसे ही तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो तुम पहले से ही भविष्य में हो। तुम पोस्टपोन कर रहे हो। बीइंग है अभी, बिकमिंग है कल। और जीवन तुम्हारे बिकमिंग में इंटरेस्टेड नहीं। जीवन पहले से ही यहां है, पूर्ण, संपूर्ण। बस उसमें रिलैक्स हो जाओ। तुम डरते हो क्योंकि तुम बंटे हुए हो। अतीत तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य तुम्हें आगे खींचता है और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। यही सारे दुखों की जड़ है। अगर तुम इस अभी में रूटेड रहो तो तुम होल हो जाते हो, और जब होल हो जाते हो तब होली हो जाते हो। यही पवित्रता का अर्थ है, संपूर्ण होना, अविभाजित होना, टोटल होना। वर्तमान क्षण एक शाश्वत स्प्रिंग की तरह है। अगर तुम इसमें से पी लो तो कभी प्यासे नहीं रहोगे। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले अतीत सेटल कर लो, फिर भविष्य की प्लानिंग कर लो, तब आराम मिलेगा। यही मन की चाल है। वह तुम्हें कभी आराम नहीं करने देगा, क्योंकि मन केवल अशांति में रह सकता है। अगर तुम पूरी तरह वर्तमान में आ गए तो मन इवेपोरेट हो जाता है। तब केवल अवेयरनेस है, केवल कॉन्शियसनेस है, केवल बीइंग है, और वही बीइंग है आनंद। प्रियजनों, चारों ओर देखो। इस अस्तित्व में सब कुछ वर्तमान क्षण में जी रहा है। पेड़ आने वाले तूफान की चिंता नहीं करते, पक्षी कल के आकाश की मेमोरी नहीं ढोते, फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, पर वे कभी अपनी छोटी जिंदगी पर पछताते नहीं। वे पूरी तरह खिलते हैं, हवा में नाचते हैं, अपनी खुशबू बिना रोके बांटते हैं। यही जीवन है। और इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी होकर भी जीना ही भूल गया है। तुम बहुत ज्यादा हेड में हो, सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, कैलकुलेशन करते रहते हो, पछताते रहते हो, इच्छाएं करते रहते हो। तुमने बस होने की क्षमता खो दी है। यही कारण है कि तुम दुखी हो। हैप्पीनेस कोई बनाई जाने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुम इसे मिस कर देते हो क्योंकि तुम कहीं और रहते हो। तुम कभी उस जगह नहीं होते जहां हैप्पीनेस रहती है। हैप्पीनेस केवल प्रेजेंट में रहती है। मैंने बार बार कहा है, हैप्पीनेस ऐसी चीज नहीं जो तुम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करो। ये ऐसी चीज है जिसे तुम प्रेजेंट के लिए डिजाइन करते हो। लेकिन लोग कहते हैं पहले पैसा कमा लूं, फिर रिलैक्स करूंगा, पहले करियर सेटल कर लूं, फिर सेलिब्रेट करूंगा, पहले लाइफ पार्टनर मिल जाए, फिर हैप्पी रहूंगा। लेकिन मन हमेशा नई शर्तें लाएगा। जब पैसा मिल जाएगा, मन कहेगा यह काफी नहीं। जब प्यार मिलेगा, मन कहेगा शायद कोई और बेहतर हो।
जब सफलता मिलेगी मन कहेगा कल का क्या होगा। इस तरह तुम पोस्टपोन करते जाते हो। मन एक बहुत बड़ी पोस्टपोनमेंट मशीन है। वह तुम्हें कभी अभी आराम नहीं करने देता। मैं कहता हूं इस चेन को तोड़ दो, पोस्टपोन करना छोड़ दो, किसी इमेजिनरी टुमारो का इंतजार मत करो। अगर तुम अभी डांस नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी लव नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी लाइव नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला, ओशो, मैं मेडिटेशन के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूं। अभी काम और फैमिली में बिजी हूं, लेकिन एक दिन जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब गहरी मेडिटेशन करूंगा। मैं हंस पड़ा और कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा। तुम मर जाओगे इंतजार करते करते। मेडिटेशन कल के लिए नहीं है, मेडिटेशन अभी के लिए है। अगर आज तुम 10 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकते तो 10 साल बाद भी नहीं बैठ सकोगे। अभी शुरू करो, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो। सही क्षण हमेशा अभी है। प्रियजनों, मेडिटेशन बस यही है, अतीत को गिराना, भविष्य को गिराना और इस क्षण में रेस्ट करना। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये एफर्ट नहीं है। मेडिटेशन रिलैक्सेशन है, अवेयरनेस है, प्रेजेंस है। जैसे तुम बिना प्रयास के सांस लेते हो, जैसे दिल बिना प्रयास के धड़कता है, वैसे ही मेडिटेशन तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। जब तुम माइंड के साथ इंटरफियर करना छोड़ देते हो। कभी कभी कोशिश करो, बस चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। उन्हें फॉलो मत करो, उनसे लड़ो मत, बस वॉचर बने रहो। जल्दी ही तुम देखोगे दो विचारों के बीच एक गैप है और उसी गैप में तुम प्रेजेंट का स्वाद चखोगे। वही स्वाद डिवाइन है। लेकिन ईगो इससे डरता है। ईगो केवल पास्ट और फ्यूचर से ही जीता है। ईगो कहता है, मैं यह था, मैंने यह अचीव किया, मैं यह बनूंगा, मैं वह अचीव करूंगा। अगर तुम केवल प्रेजेंट में जी लो तो ईगो के पास कोई जमीन नहीं बचती। यही कारण है कि लोग पास्ट और फ्यूचर छोड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे खुद को खो देंगे। पर मैं कहता हूं, तुम खुद को खोगे नहीं, तुम खुद को पाओगे। तुम केवल झूठा खो दोगे और असली पालोगे। मैंने एक बार कहा था, पास्ट अब नहीं है, फ्यूचर अभी तक नहीं है। दोनों ही ऐसे डायरेक्शंस में भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। था ओबिट अब नहीं है, दूसरा अभी शुरू भी नहीं हुआ। असली रियलिटी केवल यह मोमेंट है। इन शब्दों को गहराई से याद रखो। यह मोमेंट छोटा नहीं है, यह विशाल है। अगर तुम पूरी तरह इसमें प्रवेश करो तो तुम्हें इटर्निटी मिलेगी। इटर्निटी का मतलब एंडलेस टाइम नहीं है। इटर्निटी का मतलब है इस क्षण की गहराई। प्रियजनों, एक छोटे बच्चे की खूबसूरती देखो। बच्चे को न पास्ट का पता है न फ्यूचर का। वह खेलता है, हंसता है, रोता है, पूरी तरह जीता है। इसी कारण उसमें ताजगी है, मासूमियत है। और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, समाज तुम्हें पास्ट याद रखने और फ्यूचर प्लान करने पर मजबूर करता है। और इस प्रक्रिया में तुम इनोसेंस खो देते हो। तुम सीरियस हो जाते हो, भारी हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो। मैं कहता हूं, बच्चे जैसी इनोसेंस वापस पाओ। इसका मतलब चाइल्डिश होना नहीं है, चाइल्ड लाइक होना है। वंडर में जीना, ऑ में जीना, प्रेजेंट में जीना, आकाश को फ्रेश आंखों से देखना, किसी पक्षी का गीत ऐसे सुनना जैसे यह पहली बार गाया जा रहा हो, किसी प्रेमी का हाथ ऐसे छूना जैसे पहली बार छू रहे हो। यही फ्रेशनेस मेडिटेशन है। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो, जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है। हर छोटी चीज सेक्रेड हो जाती है। पानी पीना, चलना, सांस लेना, धूप में बैठना, सब डिवाइन अनुभव बन जाते हैं। क्योंकि डिवाइन कहीं और नहीं है, डिवाइन इसी क्षण में है। तो प्रियजनों, अपनी जिंदगी छायाओं के पीछे भागते हुए मत गंवाओ। अपनी एनर्जी अतीत से चिपकने या भविष्य का पीछा करने में मत बर्बाद करो। रिलैक्स करो, यहीं रहो, अभी जियो। यही असली मिरेकल है।
तुम सब प्रेम की तलाश में हो। हर आदमी यही चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। लेकिन यही चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण तुमने प्रेम मांगा उसी क्षण प्रेम मर गया। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी से उधार लिया जा सके। प्रेम तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। तुम्हें प्रेम करना है, न कि प्रेम की भीख मांगनी है। देखा है ना, भिखारी को कोई सचमुच प्रेम नहीं करता। लोग उसे सिक्का दे देते हैं, नज़र फेर लेते हैं, लेकिन दिल से कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मांगना हमेशा तुम्हें छोटा कर देता है और प्रेम छोटा नहीं होता। प्रेम हमेशा विशाल होता है। तुम जब भी किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, तुम सामने वाले पर बोझ डालते हो। अब वो तुम्हें प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, न करे तो तुम्हारे भीतर घृणा भर जाएगी। याद रखो, प्रेम तभी है जब उसमें कोई शर्त ना हो, और मांग हमेशा शर्त होती है। मैं तुमसे कहता हूं, प्यार मत मांगो। अगर तुमने प्यार मांगा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमने प्यार देना शुरू किया तो तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि प्रेम की धारा हमेशा देने वालों की ओर बहती है, लेने वालों की ओर नहीं। तुमने गौर किया होगा, हर रिश्ता शुरू होता है बहुत मासूमियत से। पहले दिन प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, तुम बस एक दूसरे के होने से ही खुश होते हो। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता है, उम्मीदें आ जाती हैं। तुम सोचने लगते हो, अब ये सिर्फ मेरा है, अब इसे मेरे अनुसार जीना चाहिए। और यहीं प्रेम धीरे धीरे कैद में बदल जाता है, क्योंकि इंसान भीतर से खाली है। वो सोचता है, अगर कोई मुझे प्रेम करेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, भीतर की खाली जगह कोई दूसरा नहीं भर सकता। वो खालीपन सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से भर सकता है। लेकिन तुम जागरूक नहीं हो, तुम मांगने वाले हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें सहारा दे, और सहारे पर टिका हुआ प्रेम कभी मजबूत नहीं होता। जैसे ही तुम कहते हो तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे, तुमने सामने वाले को कैदी बना दिया। अब वो चाहे तो भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन सोचो, जहाँ कैद है वहाँ प्रेम कैसे टिकेगा? प्रेम तो स्वतंत्रता का नाम है। याद रखो, प्रेम पकड़ने से नहीं खिलता, छोड़ने से खिलता है। प्यार मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मांग हमेशा बंधन पैदा करती है, और प्रेम बंधन में रह ही नहीं सकता। जब तुम मांगते हो कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम प्रेम को वस्तु बना देते हो। लेकिन प्रेम वस्तु नहीं है, वो तो एक अनुभूति है, और अनुभूति को कभी बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि हर रिश्ते में झगड़े होते हैं। पति कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? पत्नी कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियो। दोस्त कहता है, तुम मेरे अलावा किसी के साथ मत रहना। ये सब क्या है? प्यार की मांग। और यह मांग ही धीरे धीरे रिश्ते को दम घोंट देती है। तो समझ लो, प्यार मांगना तुम्हें प्रेमी नहीं, भिखारी बना देता है। और प्रेम कभी भिखारियों को नहीं मिलता। प्रेम हमेशा राजा को मिलता है, जो देता है, जो बांटता है, जो बिना शर्त बस प्रेम करता है। जैसे ही तुम किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, प्रेम उसी क्षण मर जाता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्र है। वो बंधन में नहीं रह सकता। तुम्हारी मांग सामने वाले पर बोझ बन जाती है। अब वह प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, और कैद में किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, वह केवल औपचारिकता रह जाता है। याद रखो, जहाँ भी उम्मीद है वहाँ निराशा पक्की है। जितना तुम उम्मीद करोगे उतनी ही तुम्हारी चोट गहरी होगी। तुम चाहते हो कि दूसरा हमेशा तुम्हारे मुताबिक चले, लेकिन दूसरा भी उतना ही जीवित है जितने तुम हो। उसके भी अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं। तुम उसे जंजीरों में बांध दोगे तो वह या तो विद्रोह करेगा या भीतर ही भीतर मर जाएगा। और तुम यही करते हो। तुम प्रेम के नाम पर कैद बनाते हो, फिर उस कैद में बैठकर शिकायत करते हो कि प्रेम मर गया। प्रेम कभी मरता नहीं। प्रेम को तुम मारते हो अपनी मांगों से। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतंत्रता है। जैसे ही तुमने कहा यह करो, यह मत करो, प्रेम की धारा रुक जाती है। सोचो, क्या तुम हवा से कह सकते हो कि बस मेरे कमरे में ही बहो? हवा को बांध दोगे तो वह हवा नहीं रहेगी, वह सड़ांध बन जाएगी। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम को बांधोगे तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह बोझ बन जाएगा। रिश्तों में यही होता है। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, क्योंकि अभी मांगें कम होती हैं।
धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती हैं और वही अपेक्षाएं प्रेम का गला घोंट देती हैं। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम सौदा कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें यह दूंगा, बदले में तुम मुझे प्रेम देना। प्रेम कभी सौदा नहीं होता। सौदे में हमेशा तनाव होता है, प्रेम में केवल आनंद होता है। जब तुम प्रेम को सौदा बना लेते हो तो धीरे धीरे वह रिश्ता टूटने लगता है। बाहरी रूप से शायद वह चलता रहे, लेकिन भीतर से उसमें कुछ भी जीवित नहीं रहता, वह केवल खोल रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्यार मत मांगो, मांगने से प्रेम मरता है। मांगने से रिश्ता जेल बन जाता है और जेल में कोई खुश नहीं रह सकता। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें लेने की चाहत है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, तुम प्रेमी नहीं व्यापारी हो जाते हो। और प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से इतने पूर्ण हो कि तुम सिर्फ देना चाहते हो। जब तुम्हारे पास इतना प्रेम है कि वह छलक रहा है, जब वह नदी की तरह बहने लगता है, तब तुम्हें प्रेम मिलता है। याद रखो, प्रेम किसी और से लिया नहीं जा सकता, प्रेम केवल दिया जा सकता है और देने में ही उसका आनंद है। एक माँ को देखो, वह बच्चे से क्या उम्मीद करती है? वह बस देती है अपना समय, अपनी नींद, अपना जीवन। वह बच्चे से यह नहीं कहती कि पहले तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुम्हें प्रेम दूंगी। माँ का प्रेम इसीलिए सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि वह बिना शर्त और बिना मांग के है। वह केवल देना जानती है और इसी में उसकी पूर्णता है। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। देने में ही तुम्हें आनंद मिलता है। उस क्षण तुम यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या लौट आएगा, और यही रहस्य है। जब तुम बिना मांग के देते हो तो सामने वाला स्वतः प्रेम लौट आता है। लेकिन अब वह लौटाना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्रता में जन्मा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम प्रेम को पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहे, हमेशा तुम्हें चाहे, लेकिन पकड़ने से प्रेम मर जाता है। पकड़ना स्वार्थ है। प्रेम तो तब है जब तुम सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता दो, चाहे वह तुम्हारे साथ रहे या न रहे। अगर वह तुम्हारे साथ स्वतंत्रता से रह रहा है तो वही सच्चा प्रेम है। प्रेम फूल की तरह है। फूल खुशबू फैलाता है, चाहे कोई आए या ना आए। फूल यह नहीं कहता कि पहले तुम मेरी पूजा करो तब मैं खुशबू दूंगा। वह बस खुशबू देता है, स्वतः, सहज, बिना शर्त। तुम्हें भी प्रेम में फूल जैसा होना है, बस प्रेम देना है। कोई आए तो अच्छा, न आए तो भी प्रेम बहता रहे, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो समझ लो, देना ही प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह प्रेम को खो देता है, जो प्रेम देता है वह प्रेम से भर जाता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम बहता है तो तुम भिखारी नहीं, सम्राट बन जाते हो। और प्रेम हमेशा सम्राटों को मिलता है, भिखारियों को नहीं। प्रेम तभी खिला हुआ होता है जब उसमें कोई उम्मीद ना हो। जहाँ उम्मीद है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। उम्मीद जहर है और स्वतंत्रता अमृत। सोचो, अगर तुम किसी से प्रेम करो और उससे कुछ भी न चाहो, न यह कि वह तुम्हारे साथ हमेशा रहे, न यह कि वह तुम्हें हर समय समझे, न यह कि वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जिए, बस प्रेम करो। सामने वाला चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे तुम्हारे पास रहे या दूर चला जाए, तुम्हारा प्रेम वैसा ही बना रहे। यह प्रेम बोझ नहीं बनेगा। यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करेगा और सामने वाले को भी। लोग सोचते हैं कि पकड़कर रखने से रिश्ता गहरा होता है, लेकिन सच इसके उलट है। जितना तुम पकड़ोगे उतना ही दूसरा तुमसे दूर भागेगा। गहराई तभी आती है जब तुम पूरी स्वतंत्रता दो, जब दूसरा जानता हो कि यह व्यक्ति मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, यह मुझे बंधन में नहीं डालेगा। ऐसे में प्रेम खिलता है, और यही सच्ची घनिष्ठता है, जहाँ दोनों स्वतंत्र हों फिर भी प्रेम से जुड़े हों। प्रेम की असली परीक्षा यह है, क्या तुम सामने वाले को जाने दे सकते हो? अगर जा रहा है तो रोकते क्यों हो? अगर प्रेम सच्चा है तो वह बिना रोके भी रहेगा। अगर झूठा है तो जाना ही बेहतर है। पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। खुला छोड़ दोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारे पास उड़कर लौट आए, और अगर न भी लौटे तो कम से कम तुम्हारा प्रेम कैद नहीं बनेगा। हर मांग के पीछे डर छुपा होता है। तुम डरते हो कि कहीं सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे, लेकिन यही डर तुम्हें कैदी बना देता है।
प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो साहस है। प्रेम तो कहता है जाओ, यदि जानना है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम रोकने से नहीं है। मेरा प्रेम तो तुम्हारी स्वतंत्रता में है। लोग प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं। वे सोचते हैं तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र है, जैसे आकाश, जैसे हवा। तुम हवा को बांध सकते हो क्या? नहीं। उसे बांधोगे तो वह हवा नहीं रहेगी। प्रेम भी ऐसा ही है। बांधोगे तो प्रेम नहीं बचेगा, सिर्फ कैद बचेगी। जब प्रेम में कोई मांग न हो तो वह पहली बार सच्चा होता है। अब तुम न भिखारी हो न व्यापारी, अब तुम सिर्फ प्रेम हो, और यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करता है। अब तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने प्रेम को मांग नहीं बनाया, तुमने उसे अपना स्वभाव बना लिया है। तो समझ लो, बिना उम्मीद का प्रेम ही असली प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह गुलामी है, जो प्रेम देता है वह स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता ही उसका असली स्वाद है। तुम पहले ये गहरी बात समझ लो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। और जब ये बात मन में उतरती है तो बड़ा दुख घेर लेता है, क्योंकि तुमने जीवन भर दूसरों के सहारे सपने देखे, रिश्तों में डूबे हो, उम्मीदें बांधी। माँ बेटे से आशा करती है कि वह बड़ा होगा, सफल होगा, उसका गौरव बनेगा। पिता भी यही सोचता है। इन सब आशाओं के ताने बाने में तुम अपने को खोते चले जाते हो। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था, अपने सपनों में डूबे, अपने बेटों पर बोझ डालते रहे, और अंततः उनकी आशाएं बिखर गईं। वे अपूर्ण ही मर गए। अब वही मूर्खता तुम दोहराते हो। तुम बेटे से उम्मीद लगाते हो, और कल तुम्हारा बेटा भी यही करेगा। यह अंतहीन श्रृंखला है। लेकिन अगर तुम सच देखना चाहो तो जान लो, न तो अतीत तुम्हारा है, न भविष्य तुम्हारा है, न कोई बेटा तुम्हें पूर्ण कर सकता है, न कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को भर सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है।